हाय दोस्तों, नया सेशन शुरू हो चुका होगा। आप लोग क्लास 11 से क्लास 12 में पहुंच चुके होंगे। तो अभी क्लास 10th से 11th में भी बहुत लोग पहुंचेंगे, बट अभी थोड़ा रेस्ट ले रहे हैं, रिलैक्स कर रहे हैं, नानी घर दादी घर घूम रहे होंगे। 11th क्लास का वीडियो बहुत जल्द लेके आऊँगा इसी वीक में। बट फ़िलहाल हम लोग आज जो क्लास करने जा रहे हैं वो क्लास 12th के लिए है, बिकॉज बहुत सारे स्कूल्स में 12th का सेशन शुरू भी हो चुका है और बहुत सारे स्कूल्स में जस्ट कुछ दिनों में शुरू होने वाले हैं। तो हम आज 12th का फिज़िक्स का बात करेंगे। तो हमारा जो पहला चैप्टर है एनसीईआरटी में वो है इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ये हमारा फर्स्ट चैप्टर है इन एनसीईआरटी बुक। एनसीईआरटी के पैटर्न के हिसाब से ही हम लोग चलेंगे। और बच्चों, अगर आप एकदम ऑनेस्टली हमारी इस क्लासेस को करते रहेंगे पूरा थ्रू आउट द ईयर, तो मैं आपसे ये प्रॉमिस करता हूँ कि आप फिज़िक्स में एटलीस्ट 85 से लेकर 95 प्लस तक आराम से स्कोर कर सकते हैं। आपको रेगुलरली हमारे वीडियोस को देखना है, क्लास को अटेंड करना है, लाइव सेशंस भी रहेगा फॉर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन जो कि बोर्ड में पूछा जाता है। और आप उन क्वेश्चंस को अपने कॉपी में प्रॉपरली नोट डाउन करेंगे, प्रॉपरली लिखेंगे सीक्वेंस ऑर्डर में, और हमारे थ्योरीज़ को भी नोट डाउन करेंगे। तो आप बिना किसी जगह गए हुए, बिना ज़्यादा टाइम इधर उधर स्पेंड किए हुए सेल्फ स्टडी करके भी बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। हमारा यही टारगेट है, यही मोटो है कि आपको ईज़िली एकदम बोर्ड ओरिएंटेड चीज़ें पढ़ाई जाए जो कि एकदम टॉपिक ओरिएंटेड रहेंगी। और इन टॉपिक ओरिएंटेड क्वेश्चन से आप नीट और जेईई के भी क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर सकते हैं। उसके लिए भी आपको कोई बहुत ज़्यादा बड़ा माउंटेन क्लाइंब करने की ज़रूरत नहीं है। बहुत सिंपल तरीका से हम लोग चीज़ों को करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा कि व्हाट इज़ चार्ज। ये चार्ज क्या होता है, ठीक है। और ये चार्ज जो है ये बॉडी में कहाँ से आता है? क्या ये बॉडी में पहले से मौजूद रहता है? और अगर नहीं तो ये आता कहाँ से? बाहर से आता है या बॉडी के अंदर से आता है? कहाँ से आता है? तो बच्चों, सबसे पहले हमें जानना पड़ेगा चार्ज क्या होता है। देखिए, हम लोग क्लास 9th में जब पढ़ते हैं, जब आप क्लास 9th में रहते हैं तो आप एक चैप्टर पढ़ते हैं ग्रेविटेशन। उस चैप्टर में आप पढ़ते हैं कि दो मासेज है जिसे आप पॉइंट मास कहते हैं m1, और एक मास है m2। और ये दोनों पॉइंट मास ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन एक दूसरा को अट्रैक्ट करता है, ठीक है। ये अट्रैक्ट करता है। तो ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे किस चीज़ का रोल कर रहा है? ग्रेविटेशनल फोर्स यहाँ पे अट्रैक्शन का रोल प्ले कर रहा है, ठीक है। ये आप क्लास 9th में भी पढ़े हैं, इसका फॉर्मूला भी आप लोग पढ़ते हैं। अब देखिए, अचानक सोचिए एक दिन ऐसा हुआ कि आपके पास क्लास 9 तक का ही नॉलेज है, जो नॉलेज आपको ये कहता है कि दो पॉइंट मासेस एक दूसरा को हमेशा अट्रैक्ट करेगा। क्यों अट्रैक्ट करेगा? ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ये अट्रैक्ट करेगा। अब सोचिए, अचानक एक दिन रूम में आप लेबोरेटरी में बैठे हैं, आप एक साइंटिस्ट हैं या आप स्टूडेंट हैं, कुछ रिसर्च कर रहे हैं, कुछ रिसर्च वर्क कर रहे हैं, और अचानक आप दो पॉइंट मासेस को लाए और वहाँ पे आप ऑब्जर्व किए कि ये दोनों पॉइंट मासेस अट्रैक्शन के बजाय रिपल्सन कर रहा है। यहाँ पर रिपल्सन होने लगा, ठीक है। तो फिर आपको क्या लगेगा बच्चों? अगर ये रिपल्सन हो रहा है तो आपको क्या लगेगा? आपको लगेगा कि अरे भाई, हम तो जानते थे क्लास 9th का जो हमारा नॉलेज था उसमें तो हम लोगों ने पढ़ा कि दो पॉइंट मासेस एक दूसरा को अट्रैक्ट करता है, तो फिर ये दो पॉइंट मासेस एक दूसरा को अट्रैक्शन के बजाय रिपल्शन क्यों होने लगा? इसका मतलब क्या है बच्चों? इसका मतलब हम ये समझ सकते हैं कि ये जो मास वाला फैक्टर है, मास क्या है? बॉडी का एक इंटरनल प्रॉपर्टी है, बॉडी का एक इंटरनल प्रॉपर्टी होता है मास। तो ये मास वाला फैक्टर छोड़ के भी कोई और फैक्टर जरूर होगा जिसके कारण अट्रैक्शन के बजाय रिपल्शन होने लगा। वो जो फैक्टर है बच्चों, उसी फैक्टर को हम लोग चार्ज कह सकते हैं। उसी फैक्टर को हम लोग चार्ज कह सकते हैं। आपको बात समझ में आ रही है? मास बॉडी का वो फैक्टर है जिसके फैक्टर के कारण वहां पर अट्रैक्शन होता है हमेशा, बट चार्ज वो फैक्टर है जिसके कारण रिपल्शन भी हो सकता है, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए था। तो बेसिकली चार्ज है क्या? चार्ज जो है वो बॉडी का अपना ही एक इंटरनल प्रॉपर्टी है, वो कहीं और से नहीं आता है, बॉडी का ही एक इंटरनल प्रॉपर्टी है, ठीक है। जिस प्रॉपर्टी के कारण कोई भी न्यूट्रल बॉडी, क्यों चार्ज कैसे आता है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। बॉडी के अंदर का ही ये प्रॉपर्टी है, और
ये जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस, जो कि आप जानते हैं कि प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, आप क्लास 9 में एटॉमिक स्ट्रक्चर वगैरह पढ़े होंगे, उसमें आप जानते हैं कि पॉजिटिव चार्जेस को हम लोग प्रोटॉन्स कहते हैं और नेगेटिव चार्जेस को इलेक्ट्रॉन्स, जो कि एटम में मौजूद होता है। तो वो दोनों इक्वल रहता है, ठीक है। प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स का जो नंबर रहता है वो किसी भी एटम में पहले से इक्वल रहता है। इसी कारण से क्या होता है कि एक एटम या एक बॉडी इनिशियली किस स्टेज पे रहता है, वो न्यूट्रल रहता है। न्यूट्रल का मतलब क्या है, अगर चार्ज के भाषा में बोला जाए तो न्यूट्रल का मतलब क्या है बच्चों, न्यूट्रल का मतलब होता है कि उसमें चार्ज जो है वो जीरो है। न्यूट्रल का मतलब होता है चार्ज जो है वो जीरो है, चार्ज जो है वो जीरो है, ठीक है। और अगर ये इक्वालिटी जो है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो इक्वेशन है, ये इक्वल टू का इक्वेशन है, अगर ये इक्वालिटी आपका चेंज हो जाता है, मतलब अगर प्रोटॉन का नंबर ज़्यादा हो जाता है या इलेक्ट्रॉन का नंबर ज़्यादा हो जाता है, तो इन दैट केस क्या होगा, ये चार्ज बॉडी में आएगा और ये जो न्यूट्रलिटी है ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आया। तो इसका मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है वो तो बॉडी के अंदर ही मौजूद है, मतलब बॉडी में जो चार्ज का गुण आएगा, जो चार्ज का प्रॉपर्टी आएगी, वो बॉडी के ही कारण आएगी, बाहर से नहीं होगा कुछ, ठीक है। बाहर से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होकर आ सकता है, लेकिन कहाँ, बॉडी के अंदर ही आएगा। मतलब बॉडी के अंदर ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो इक्वालिटी था ये डिस्टर्ब होगा, तभी बॉडी में चार्ज आएगा। समझ में आया यहां तक बात? अगर कुछ नोट करना है तो आप यहां नोट कर सकते हैं। ये था चार्ज का एक बेसिक आइडिया, ठीक है। अब जैसे देखिए, मान लेते हैं कि अगर हम एक सोडियम के एटम को लेते हैं, तो एक सोडियम के एटम में बच्चों आप जानते हैं कि इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर इज 11। तो सोडियम का एटॉमिक नंबर अगर 11 है, दैट मीन्स क्या हुआ, इसमें 11 प्लस है और 11 माइनस भी है, मतलब 11 प्रोटॉन्स भी है, 11 इलेक्ट्रॉन्स भी है, क्योंकि ये इक्वालिटी तो मेंटेन रखना है। तो अगर आप इसमें जोड़ेंगे तो ये 0 आ जाएगा। चार्ज के भाषा में अगर बोले तो ये न्यूट्रल हो गया, चार्ज के भाषा में बोले तो ये न्यूट्रल हो गया। अब सोचिए किसी भी तरीका से, वो तरीका क्या होगा वो हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे, आगे क्लास में देखेंगे कि ये जो इक्वालिटी है अगर किसी तरह से डिस्टर्ब हो जाता है, सपोज कीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाता है, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया तो प्रोटॉन का नंबर पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, प्रोटॉन तो 11 ही रहेंगे, बट इलेक्ट्रॉन यहाँ पे 10 हो जाएंगे। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, तो यहाँ पर +1 बचेगा, मतलब अब ये न्यूट्रल नहीं रहा, अब ये चार्ज हो गया। कितना चार्ज हुआ, इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गया, इसमें यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गया। आई होप कि आप लोग को ये आइडिया क्लियर हो रहा होगा। अगर नहीं है तो फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूं। जैसे कि आप कोई भी एटम कंसिडर करें, कोई भी एटम के अकॉर्डिंगली हम लोग यहाँ पर सोडियम कंसिडर किए बच्चों, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 11 प्रोटॉन्स, मतलब 11 प्लस और 11 माइनस पहले से मौजूद है, नेचर ने उसको ऐसा ही गुण दिया। तो जब हम इस प्लस और माइनस को सॉल्व कर रहे हैं तो हम लोग पा रहे हैं कि इसका टोटल चार्ज या नेट चार्ज जो है, नेट चार्ज जो है वो 0 आ रहा है, इस पर कोई चार्ज बच ही नहीं रहा है। नेट चार्ज 0 का मतलब क्या हो गया कि ये बॉडी पहले से न्यूट्रल है। चार्ज 0 का मतलब क्या होता है, बॉडी न्यूट्रल होता है। अब किसी कारण से अगर एक इलेक्ट्रॉन इसमें से बाहर निकल जाए, तो एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर निकल गया बच्चों, तो -11 -10 बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाएगी। अब इस इक्वेशन को अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो हम पाएंगे कि हमारा नेट रिजल्ट या नेट चार्ज +1 आ रहा है। दैट मीन्स हम लोग बोलेंगे कि सोडियम के एटम में यूनिट पॉजिटिव चार्ज आ गया। आई होप ये क्लियर है आपको। सपोज कीजिए अगर रिवर्स हो जाता कि अगर एक प्रोटॉन बाहर जाने के बजाय एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाने के बजाय एक इलेक्ट्रॉन आ जाता, तो ये -12 हो जाता। एक इलेक्ट्रॉन अगर आ जाता तो ये -12 हो जाता। अब इसको अगर सॉल्व करते तो ये -1 चार्ज आ जाता इसमें। सो इस पर हम लोग क्या बोलते, इस पर बोलते यूनिट नेगेटिव चार्ज आ जाता,
यूनिट नेगेटिव चार्ज आ जाता। आई होप कि आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है जब इसमें चेंज आता है तभी बॉडी में चार्ज आता है, ठीक है। बट एक चीज और यहां ध्यान रखना है कि आप जानते हैं कि एटम का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें प्रोटॉन्स जो होते हैं वो न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, इसीलिए न्यूक्लियस पर पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो इसका चक्कर लगा रहे होते हैं, करेक्ट। तो इलेक्ट्रॉन इजीली बाहर जा सकता है या इलेक्ट्रॉन इजीली एटम में आ भी सकता है, शेल में आ भी सकता है, ऑर्बिट्स में आ भी सकता है। इसीलिए हम लोग जब भी चार्ज की बात करते हैं तो हम लोग इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की बात करते हैं। या तो इलेक्ट्रॉन वो एलिमेंट या एटम लूज करेगा या तो गेन करेगा। सो इस पूरे चैप्टर में हम लोग जब बात करेंगे चार्ज का तो हम लोग ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, प्रोटॉन के ट्रांसफर की बात नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बच्चों? क्योंकि प्रोटॉन न्यूक्लियस के अंदर मौजूद है और वहां से प्रोटॉन को निकालने के लिए बहुत एनर्जी चाहिए जो कि एक न्यूक्लियर रिएक्शन कॉज कर देगा। इसीलिए हम लोग प्रोटॉन का ट्रांसफर नहीं पढ़ते हैं, हम लोग इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉन बाहरी शेल में है, बाहर में है, थोड़ा एनर्जी देके बाहर या थोड़ा एनर्जी से वो अंदर आ सकता है, ठीक है। तो इसको आप लोग नोट करना, नोट कर ले, फिर हम लोग बात करते हैं चार्ज का इक्वेशन क्या होगा, चार्ज का फॉर्मूला क्या होता है, ठीक है। ओके बच्चों, तो अब हम लोग बात करेंगे कि चार्ज का फॉर्मूला कैसे क्या होता है, चार्ज हम लोग कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो जैसा कि आप लोगों ने देखा कि कोई भी एटम है उसमें एक न्यूक्लियस होता है और उसका एक शेल या ऑर्बिट जो भी आप कहे। और जैसे मान लेते हैं कि अगर हम एक सोडियम का ही एटम कंसिडर करें, 8 और लास्ट में इसका एक और इलेक्ट्रॉन होता है, ठीक है। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, ठीक है। तो इसमें से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाने से इस पर एक पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता तो 2 पॉजिटिव आता, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकलता तो 3 पॉजिटिव आता। एक इलेक्ट्रॉन जो होता है बच्चों, एक इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू है चार्ज का वो है 1-1.6 इंटू 10⁻⁻19 और चार्ज का यूनिट होता है बच्चों कूलम, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है, ठीक है। ये चार्ज टू मास रेशियो निकाला गया मिल्कियन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट से, उस पर भी हम लोग बात करेंगे किस तरह से निकाला गया आगे जब हम लोग टॉपिक में बढ़ेंगे, ठीक है। तो चार्ज टू मास रेशियो से पता चला कि एक इलेक्ट्रॉन पर इतना चार्ज होता है, ठीक है। अब देखिए, अगर मान लेते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला, तो 10 इलेक्ट्रॉन बाहर निकला मतलब 10, इसको हम लोग 10e लिखते हैं, प्लस 10e, e का मतलब हो गया एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, ठीक है। तो हम लोग इसको लिखते हैं प्लस 10e। तो टोटल चार्ज जो है q, अगर टोटल चार्ज है, चार्ज को हम लोग q लेटर से डिनोट करते हैं, ठीक है। चार्ज ऑन ए बॉडी, किसी बॉडी पर जो चार्ज है लेट इट बी q। तो उस बॉडी पे जो चार्ज आ रहा है बच्चों, अगर वो q है तो q इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 10e, आइदर वो प्लस होगा या माइनस होगा, बट यहां पे प्लस होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन निकला है एटम से बाहर, इस एटम ने इलेक्ट्रॉन लूज किया है, प्लस में आ गया, ठीक है। ये 10 क्या है बच्चों? ये 10 है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड। ये 10 बता रहा है कितने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड हुए, यहां पर लॉस हुए या कितना इलेक्ट्रॉन बाहर निकला। तो इन जनरल हम लोग क्या लिख सकते हैं, अगर मान लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन जाने के बजाय किसी एटम में इलेक्ट्रॉन अगर आता बाहर से, इलेक्ट्रॉन को गेन करता, एक्सेप्ट करता, मान लीजिए 15 इलेक्ट्रॉन इसने एक्सेप्ट किया, तो 15 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, इसने एक्सेप्ट किया तो इस पर माइनस आएगा, तो -15e। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मतलब नेगेटिव लूज कर रहा है तो पॉजिटिव आएगा, तो 15e -15e। ये 15 क्या बता रहा है? दिस इज ऑल्सो द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गेन्ड बता रहा है ये। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि कितना इलेक्ट्रॉन एक एटम लूज कर रहा है या कितना इलेक्ट्रॉन एक एटम गेन कर रहा है, उसके हिसाब से उस बॉडी में चार्ज आ रहा है। तो इन जनरल एक जनरल फॉर्मूला हम लोग यहां पे क्या लिख सकते हैं, एक जनरल फॉर्मूला लिख सकते हैं Q दैट इज द चार्ज इज इक्वल टू आइदर चार्ज पॉजिटिव होगा या तो चार्ज नेगेटिव होगा, है ना। हम लोग देख रहे हैं अगर इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है तो
पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, तो नेगेटिव चार्ज आ रहा है। एंड दैट इज इक्वल टू n, दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर्ड इनटू E, दैट इज द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। ये हो गया बेसिक फॉर्मूला ऑफ चार्ज। Q इज इक्वल्स टू प्लस या माइनस होगा n, दैट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इनटू E, दैट इज द चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। आपको एक चीज ध्यान में रखना है बच्चों, ये जो n है दिस हैज टू बी एन इंटीजर वैल्यू, ये इंटीजर होना चाहिए, ठीक है, ये एक इंटीजर होना चाहिए। क्यों इंटीजर होना चाहिए? क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि हाफ इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा या 3/4 इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा, ऐसा तो होगा नहीं। या तो एक पूरा इलेक्ट्रॉन बाहर जाएगा या तो एक पूरा इलेक्ट्रॉन अंदर आएगा। दैट मीन्स द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड इज ऑलवेज एन इंटीजर वैल्यू। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। जैसे एक आपको हम छोटा सा क्वेश्चन देते हैं इस फॉर्मूला पर बेस, जिससे आप समझ जाएंगे कि n का वैल्यू कैसे हमारे लिए हेल्पफुल होता है। ठीक है, इसको नोट करें, फिर क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं। आइए बच्चों इस क्वेश्चन को देखते हैं। यहां पे क्वेश्चन लिखा है बोर्ड पे, कैन अ बॉडी हैव अ चार्ज ऑफ इतना। क्या किसी बॉडी में इतना चार्ज हो सकता है? ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है? तो ठीक है, वी नो, हम लोग जानते हैं कि चार्ज का फॉर्मूला क्या है। चार्ज का जो फॉर्मूला है हम लोगों ने देखा, क्या फॉर्मूला है कि Q इज इक्वल टू N इंटू E होता है चार्ज का फॉर्मूला। ठीक है, व्हाट इज Q? Q इज 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -13 डिवाइडेड बाई E। E का मतलब क्या है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19, दैट इज N। तो अब n का वैल्यू हमें कैलकुलेट करना है और ये देखना है कि n का वैल्यू इंटीजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आप यहां से पॉइंट हटाते हैं, यहां पे 0 देते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 25 8 8 3 ज़ा 24 हो गया, 1 0 8 1 ज़ा 8 2 16 4 5 इंटू 10 टू द पावर ऑफ, ये ऊपर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 10 टू द पावर ऑफ 6। ठीक है, इतना इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हुआ। ठीक है, अब ये ऑब्वियसली एक इंटीजर वैल्यू है। क्यों? देखिए, सिर्फ इसको देख के आप मत बोल दीजिए। बहुत सारे बच्चे हमारे ऐसे होते हैं जो इस वैल्यू को देख के बोल देते हैं कि सर ने तो कहा था कि n एक इंटीजर होना चाहिए, n तो यहाँ इंटीजर नहीं है, n यहाँ फ्रैक्शनल वैल्यू है, डेसिमल में है, तो ये किसी बॉडी में इतना चार्ज नहीं है, ये पॉसिबल नहीं है। बट ऐसा नहीं है बच्चों, आप ये पूरा हमारा नंबर है, ये पूरा हमारा नंबर है, तो आपको इस पॉइंट को हटाने के लिए तो 3 ही जीरो का जरूरत पड़ेगा। यहां तो 6 जीरो आपको पास अवेलेबल है। दैट मीन दिस इज नॉट एन इंटीजर नंबर, दिस इज नॉट अ फ्रैक्शनल नंबर, दिस इज एन इंटीजर नंबर। आप इसको अगर 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? 3125 हो जाएगा और 10 टू द पावर 3 बच जाएगा। तो ये पूरा तो एक इंटीजर है, तो इसका मतलब किसी बॉडी में इतना चार्ज हो सकता है। कब हम लोग उसको बोलेंगे इंटीजर नहीं है? जब समथिंग जैसे 1.333 नॉन टर्मिनेटिंग आते जाएगा, इंटू 10 टू द पावर कुछ आएगा, तब हम बोलेंगे कि ये इंटीजर वैल्यू नहीं है, बिकॉज ये जो नंबर है ये टर्मिनेटिंग नहीं है, चला जा रहा है, एंड हो ही नहीं रहा है। तब हम लोग बोलेंगे कि ये एक इंटीजर वैल्यू नहीं है। समझ में आया? तो आप n के वैल्यू को चेक करके बता सकते हैं कि कोई बॉडी में उतना चार्ज हो सकता है या नहीं हो सकता। तो ये था बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट चार्ज। तो किसी बॉडी में चार्ज कब आता है? जब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का जो नंबर है, उसका जो इक्विलिब्रियम है वो डिस्टर्ब होता है। अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ता है किसी बॉडी में तो बॉडी में नेगेटिव चार्ज आएगा, अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घटता है तो उसमें पॉजिटिव चार्ज आएगा। एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज से हम लोग नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि उस बॉडी में कितना चार्ज आया है, पॉजिटिव या नेगेटिव। ठीक है, तो दिस इज द इंट्रोडक्शन, basic idea about charge. In the next classes, in the next video, we will talk about the properties of charge. We will talk about how can we charge a body. किसी बॉडी पे चार्ज लाएंगे कैसे? जो मैं कह रहा हूं कि इलेक्ट्रॉन चला गया या इलेक्ट्रॉन आ गया, ये होगा कैसे? क्या मेथड से बॉडी को चार्ज करने का, और फिर आगे हम लोग टॉपिक्स को बढ़ाएंगे। तो आज पहला वीडियो था क्लास 12th के लिए, इसीलिए मैंने आज वीडियो को लॉन्ग नहीं बनाया, जस्ट एक बेसिक आइडिया दे दिया कि आप चार्ज के बारे में एक बेसिक आइडिया ले लें। आप एनसीईआरटी बुक को जरूर पढ़ें, बिकॉज एनसीईआरटी बुक इज द बेस्ट बुक। मैं आपसे हमेशा कहता हूं उसके लाइन बाय लाइन को पढ़ें। अगर आपको कोई डाउट लगता है तो हमें कमेंट में जरूर उसके बारे में पूछें, और हमारे वीडियोस में और क्या एक्सपेक्ट करते हैं, हमारे वीडियोस
कि हमारे पास बहुत ज़्यादा इक्विपमेंट नहीं है अभी अवेलेबल, जो अवेलेबल इक्विपमेंट्स और रिसोर्सेज है उसके अकॉर्डिंगली और हमें क्या करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे साथ जुड़ सके, इंगेज हो सके और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमारे साथ फिजिक्स पढ़ के या केमिस्ट्री पढ़ के या मैथ्स पढ़ के फ़ायदा ले सके। डिफरेंट टीचर्स भी आएंगे, वीडियोस बनाएंगे और अपलोड करेंगे हमारे इस चैनल पे ताकि आपको ज़्यादा बेनिफिट हो सके, क्योंकि मैं सिर्फ फिजिक्स का ही बना रहा हूँ। तो बहुत सारे बच्चों ने ये भी कहा है केमिस्ट्री और मैथ्स का भी सर बना के दीजिए, तो आप लोग इसका फ़ायदा उठाइए। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग बात करेंगे हाउ कैन वी चार्ज अ बॉडी, हाउ कैन व्हाट आर द प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो आप वीडियोस को रेगुलरली देखते रहें, नोट्स बनाते रहें, हमारे साथ जुड़े रहें। आपका एग्जाम का प्रिपरेशन बहुत अच्छा यहाँ से हो सकता है, बस भरोसा रखना है और थोड़ा सा अपने ऊपर भी बिलीफ रखना है। थैंक यू ऑल ऑफ यू, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय एंड टेक केयर एंड कीप शेयरिंग आवर चैनल, बाय।